नमस्कार। कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं भगवती प्रसाद सोनेल, प्रवक्ता इतिहास, आप सभी को स्वागत करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बीए बीएड फोर्थ ईयर की क्लास का अध्ययन करेंगे। बीए बीएड फोर्थ ईयर, इसमें जो आज अपने अध्ययन का विषय है उसका नाम है भारत चीन संबंध। भारत चीन संबंध, और यह पाठ प्रथम है। क्लियर बच्चों? यानी भारत के जो पड़ोसी देश है, जो आपको नक्शे में आपने देखा होगा, इस प्रकार ये यहाँ से चीन की बॉर्डर लगती है और ये यहाँ तक चाइना देश है। क्लियर? और ये चीन, इन दोनों के मध्य जो संबंध है वो किस प्रकार के रहे भारत की आज़ादी के बाद, उनकी हम विस्तृत चर्चा परिचर्चा करेंगे, क्योंकि अपने जो अध्ययन का विषय है वो आज़ादी के बाद इनमें जो संबंध किस प्रकार के रहे, भारत और चीन जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में बताया जाएगा। अतः हम चाइना इंडिया रिलेशंस के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद में क्या संबंध रहे उनकी चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत और चीन के संबंध की कहानी भारतीय नेताओं की आदर्शवादिता, स्वप्नदर्शिता और अदूरदर्शिता तथा चीनी विश्वासघात की कहानी है। यानी चीन ने हमेशा विश्वासघात ही किया है। भारत की चीन संबंधी नीति निम्नलिखित तत्वों पर आधारित है। प्रथम, यह विश्वास था कि प्राचीन काल से ही भारत और चीन के मध्य घनिष्ठ सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध विद्यमान थे। बौद्ध धर्म की जन्मभूमि भारत चीन का एक प्रकार से धर्म गुरु है और चीन उसका सम्मान करेगा। यानी बौद्ध धर्म चीन मानता है और बौद्ध धर्म के जो धर्म गुरु है महात्मा बुद्ध, वो भारत की में जन्मस्थली है उनकी, तो सदैव वहाँ के जो यात्री हैं वो भारत में आए, यात्रा की, उन्होंने धर्म अध्ययन की पुस्तकें का अध्ययन किया, जिनमें आपने नाम सुना होगा हेनसांग, फाइयान आदि नाम, सुमाचीन आदि नाम उल्लेखनीय हैं। दूसरा, चीन को अपनी स्वतंत्रता अखंडता की रक्षा के लिए पाश्चात्य और जापानी साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक भीषण और दीर्घ संघर्ष करना पड़ा था। इससे भारत में उसकी प्रति गहरी सहानुभूति उत्पन्न हो गई थी। तीसरा, यह माना जाता है कि चीन ने भारत पर कभी आक्रमण नहीं किया और न कभी करेगा। वह कभी आक्रमण करना भी चाहेगा तो उत्तर की दुर्गम हिमालय पर्वत श्रृंखला उसे ऐसा नहीं करने देगी। यानी भारत चीन पर आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि आप देखते हो ये जो हिमालय इस जगह है, तो वह ऐसा आक्रमण करने के लिए तैयार नहीं हो पाएगा। चौथा, भारतीय विदेश नीति के प्रधान निर्माता जवाहरलाल जी नेहरू और उनके विश्वस्त परामर्शदाता राधा कृष्ण मेमन, रक्षा मंत्री राधा कृष्ण मेमन, उनका नाम है कृष्ण मेमन, चीन विशेषतः है साम्यवादी चीन के प्रति गहरी सहानुभूति रखते थे। यानी कृष्ण मेमन और जवाहरलाल नेहरू साम्यवाद के प्रति गहरी रुचि रखते थे। चीन के साथ मैत्री की असंलग्नता की नीति की आधारशिला मानते थे। भारत और चीन न केवल पड़ोसी राष्ट्र है, अभी तो उनमें प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक संबंध चले आ रहे थे, जिसका इतिहास साक्षी है। जब दोनों विदेशी अधिपत्यों में चले गए तो ये संबंध टूट गए। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। इधर 1749 में कोमिंगतांग सरकार के पतन के बाद चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। साम्यवादी शासन की स्थापना के बाद यह महसूस किया गया कि चीन के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना का मार्ग अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ है। भारत चीन मैत्री के मार्ग में कठिनाइयाँ बहुत सी हैं। जैसे भारत चीन मैत्री के मार्ग में निम्नलिखित कठिनाइयाँ महसूस की गई। पहली, भारत की राजनीति, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्थाएं, संस्थाएं चीनी साम्यवादी प्रणाली और उसकी संस्थाओं से भिन्न है। यानी दोनों की जो शासन प्रणालियां हैं वो एक दूसरे से भिन्न है। भारत की विदेश नीति शांतिपूर्ण, सह अस्तित्व एवं पंचशील सिद्धांतों पर आधारित है। भारत जो पंचशील के सिद्धांतों में विश्वास रखता है। चीन की साम्यवादी नीति या विस्तारवादी नीति नहीं है। भारत अपनी शक्ति के सिद्धांत को किसी को आतंकित नहीं करना चाहता। दूसरी ओर साम्यवादी चीन के इरादे आक्रामक, साम्राज्यवादी और विस्तारवादी है। यानी भारत तो किसी पर आक्रमण नहीं करता, किंतु चीन की ऐसी नीति नहीं है। वो तो हमेशा साम्राज्य विस्तार की बात ही करता है और आक्रामकता और विस्तारवादी नीति का आचरण या उसका
पालन करता है। इसकी इच्छाएं एशिया में एकाधिकार की है और उसके साधन तोड़फोड़, आतंक, क्रांति, कपट और हिंसा है। माओ नीति शक्ति को बंदूक की नली से प्राप्त करती है, यानी माओ जो शक्ति है वो कोई भी किसी चीज़ को प्राप्त करना हो तो बंदूक की नोक पर उसे प्राप्त करती है। तृतीय, एशिया में भारत की जनसंख्या, शक्ति, प्राकृतिक साधनों में चीन का प्रतिद्वंदी बनने की क्षमता रखता है, यानी जनसंख्या, प्राकृतिक साधन भारत में उतने ही हैं जितने चीन में हैं, अतः दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रखते हैं। चीन को यह पसंद नहीं है कि भारत उसका प्रतिद्वंदी बने। यह विश्व को बताना चाहता है कि भारत एशिया का एक कमजोर देश है और इसकी स्थिति दूसरे दर्जे की है। भारत की शक्ति के रूप में उभारना, उसका आर्थिक दृष्टि से संपन्न होना और राजनीतिक सुदृढ़ता प्राप्त करना चीन के लिए ईर्ष्या और द्वेष और वैमनस्य का कारण है। यानी भारत बराबरी में खड़ा है तो चीन ये नहीं चाहता है, चीन ये जताना चाहता है कि आप दूसरी पंक्ति के देश है। अतः दोनों में राजनीतिक दृढ़ता चीन की ईर्ष्या और द्वेष का, वैमनस्य का कारण है। भारत चीन संबंधों का इतिहास। भारत चीन संबंधों को सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है, यानी भारत और चीन के जो संबंध है उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला, प्रमोद काल, दूसरा टकराव और तनाव का काल, टकराव तनाव का काल, तीसरा भारत चीन संबंध संवाद काल, डायलॉग। अतः हम इन तीनों के माध्यम से अब इनका अध्ययन करेंगे। पहला, प्रमोद काल 1949 से 1957, 1949 से 57। भारत के प्रति, चीन के प्रति भारत का दृष्टिकोण प्रारंभ से ही मित्रतापूर्ण रहा है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में नेहरू जी और चीन मित्रता पर बल देते थे। 1942 में चियांग काई शेक ने भारत की यात्रा की, जिसमें भारत ने चीन के जापानी साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष के प्रति सहानुभूति की लहर फैल गई। चीन में साम्यवादी दल की विजय के बाद भारत चीन संबंध और भी घनिष्ठ हो गए। अक्टूबर 1949 में चीन साम्यवादी क्रांति का भारत में स्वागत किया। गैर साम्यवादी देशों में भारत ही पहला देश था जिसने चीन को राजनयिक मान्यता प्रदान की। अमेरिका की नाराजगी की कीमत पर भी भारत ने कोरियाई युद्ध में चीन का समर्थन किया। यूएनओ में भारत ने उस प्रस्ताव का विरोध किया जिसने चीन को आक्रांता घोषित किया था। सितंबर 1950 में सैन फ्रांसिस्को में 49 राष्ट्रों के साथ होने वाली जापानी संधि के लिए में भारत भी शामिल नहीं हुआ, क्योंकि चीन को उसमें शामिल नहीं किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता दिलाने का भारत ने भरसक प्रयास किया। भारत ने उस समय भी चीन को मान्यता दिलाने का प्रयास किया जब चीन का भारत के प्रति दृष्टिकोण शत्रुतापूर्ण था। भारत ने अमेरिका की उन नीतियों का सर्वदा आलोचना की जो चीन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों या संस्थाओं को उचित स्थान दिलाने में बाधा प्रस्तुत करती थी। यानी हमेशा चीन को भारत ने आगे बढ़कर उनका सहयोग दिया, भले अमेरिका का विरोध ही क्यों ना करना पड़े। सन 1954 से 57 के बीच भारत चीन संबंधों में प्रमोद काल कहलाता है। 29 जून 1954 को दोनों राष्ट्रों के मध्य 8 वर्षीय व्यापारिक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत भारत ने तिब्बत से अपने अतिरिक्त देशीय अधिकारों को चीन को सौंप दिए। इस व्यापारिक समझौते की प्रस्तावना में ही पंचशील सिद्धांतों की रचना की गई। भारत ने तिब्बत में चीन की प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया। 1954 में जब चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भारत आए तो संयुक्त विज्ञप्ति में पंचशील सिद्धांतों पर बल दिया। अक्टूबर 1954 को नेहरू जी ने भी चीन की यात्रा की। 1955 में बाडुंग सम्मेलन में नेहरू और चाउ एन लाई ने संपूर्ण सहयोग के साथ कार्य किया। बाद में गोवा के प्रश्न पर भी चीन ने भारत का साथ दिया। क्यूमाई और मात्सो टापुओं पर भारत ने चीन का समर्थन किया। पामर के शब्दों में साम्यवादी चीन के प्रति नेहरू और उनके सहयोगियों का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से तुष्टकारी था। विंसेंट शोएब ने लिखा है, चीनियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम करने का जितना प्रयास नेहरू ने किया, संभवतः विश्व में उतना किसी ने नहीं किया। स्वतंत्र भारत में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बहुत अधिक लोकप्रिय रहा। इस प्रकार ये जो पहला काल है प्रमोद का काल है और यह समाप्त हुआ। दूसरा, टकराव और तनाव का काल 1957 से 78 तक। पंचशील और बांडुंग सम्मेलन को भारतीय कूटनीति की महान सफलताएं
माना गया था, परंतु वस्तुतः ये भारतीय कूटनीति की पराजय सिद्ध हुई। तथ्य तो यह है कि भारत की चीन संबंधी नीति जिन धारणाओं पर आधारित थी, वे धारणाएं भी भ्रांतिपूर्ण सिद्ध हुई। भारत और चीन के प्राचीन संबंधों की घनिष्ठता को अत्यधिक बड़ा चलाकर दिखाया गया था। साम्यवाद के विरुद्ध उसके संघर्ष के प्रति सहानुभूति के प्रभाव में बहकर वह भुला दिया गया था कि चीन लोग प्राचीन काल से ही चीन को विश्व सभ्यता का केंद्र मानते आए हैं और एक विस्तारवादी नीति में विश्वास करते हैं। यानी भारतीयों ने बहाव हो गया उनका और उन्होंने चीनियों को अच्छा समझ लिया, किंतु वह तो प्राचीन से ही विश्व सभ्यता के केंद्र में चीनी सभ्यताओं को मानते हैं और विस्तारवादी नीति का अनुसरण करते हैं। भारत पर उनके भूतकाल के आक्रमण न करने का कारण उनकी शांति प्रियता नहीं, वरन हिमालय की दुर्गम पर्वतमालाएं थी। परंतु 20वीं सदी में एक ओर तो विज्ञान की प्रगति ने उनकी अगमता को काफ़ी कम कर दिया, दूसरी ओर तिब्बत चीन को सौंप देने से गलती कर भारत और चीन के हमले को सरल बना दिया। यानी तिब्बत जो बफर स्टेट था वो भी उनको दे दिया, जिससे भारत चीन हमला आसान हो गया। पहले यह माना जाता था कि चीन भारत पर आक्रमण नहीं कर सकता क्योंकि दुर्गम हिमालय है, किंतु वैज्ञानिक आविष्कारों से यह भी दूर हो गया, क्योंकि अब ऐसे ऐसे वस्त्र आ गए वो पहनकर आराम से आक्रमण कर सकते थे, सरल बना दिया। इसके अतिरिक्त भारतीय विदेश नीति के निर्माता ये भूल गए कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एशिया और अफ्रीका के जागरण से उत्पन्न हुई परिस्थितियों में भारत और चीन के मध्य एशिया और अफ्रीका, विशेषतः दक्षिणी पूर्वी एशिया के नेतृत्व के लिए संघर्ष होना अनिवार्य था। तिब्बत समस्या। तिब्बत भारत का पड़ोसी राज्य है। इसके उत्तर में चीनी सियांग स्थित है। भारत को अंग्रेजों से तिब्बत के संबंध में निम्न उत्तराधिकार में मिले। यानी अंग्रेजों का जब तिब्बत पर अधिकार था, भारत सरकार को भारतीयों को जब अंग्रेज छोड़कर जा रहे थे, देश को आज़ादी देके जा रहे थे, तो उनको कुछ अधिकार उत्तराधिकारी रूप में दिए थे। पहला, लहसा में एक भारतीय सैनिक रेजिडेंट रखा जाएगा। लहसा में ज्ञानत से गंगटोक यातुंग में व्यापारिक एजेंसियां स्थापित रख सकना, यानी भारतीयों को अधिकार दिए। ज्ञानत से के व्यापारिक मार्ग एवं डाक एवं दफ्तर रखना। ज्ञान तसे में एक छोटा सा सैनिक दस्ता रखना जो व्यापारिक मार्ग को सुरक्षा रखे। चीन सदियों से तिब्बत पर अपना अधिकार जताता आ रहा था। चीन की नई साम्यवादी सरकार ने स्थापना के साथ ही तिब्बत पर अपना अधिकार घोषित कर दिया, तिब्बत को अपने राज्य का अंग बताया। 1 जनवरी 1950 को चीनी सरकार ने तिब्बत को स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी। भारत सरकार ने परिवर्तित परिस्थितियों में चीन से वार्ता कर लेना उचित समझा, किंतु 1953 में यह वार्ता हुई पंचशील के आधार पर समझौता दोनों देशों के बीच कर लिया गया। इसके अंतर्गत भारत को तिब्बत में व्यापार एजेंसियां स्थापित करने का, तीर्थ यात्राओं का तथा अन्य नागरिक द्वारा तिब्बत की यात्रा कर सकना मुख्य रूप से निश्चित किया गया। भारत सरकार यातुंग और ज्ञानत से अपने सैनिक हटाने के लिए सहमत हो गए। यानी भारत ने आगे होकर सैनिक हटाने पर सहमत हो गए। तिब्बत पर चीन की सार्वभौमिकता स्वीकार करने की भारतीय नीति की संसद में कड़ू आलोचना की गई, जबकि प्रधानमंत्री नेहरू ने इसे पूर्णतः उचित ठहराया। उनके मतानुसार तिब्बत पहले से ही चीन का सार्वभौमिक अधिकार था और ब्रिटिश तक ने इसे चुनौती नहीं दी थी। जब तक चीन दुर्बल और अविकसित था तब तक उसने अधिकारों का उपयोग नहीं किया, पर अब एक नई महाशक्ति के रूप में उभर आया है कि आने के पश्चात किसी भी अन्य देश की सेनाएं तिब्बत में रहना सहन नहीं कर सकता था, अतएव सम्मानपूर्वक हट जाना ही उचित है। यानी भारत की संसद में इस बात की कटु आलोचना की, किंतु नेहरू जी ने कहा कि तिब्बत पे तो चीन के अधिकार थे, क्योंकि पहले वो अल्प विकसित था, कमज़ोर था, तो वह ऐसा नहीं कर पाया, किंतु अब वह विकसित है और ऐसा कर सकता है, तो अन्य देश यानी हम लोग वहाँ से हट जाए तो ही उचित है। 25 जून 1954 को चीन के प्रधानमंत्री जेनेवा की पीकिंग जाते समय भारत पधारे। भारत और चीन के प्रधानमंत्रियों ने अपनी संयुक्त घोषणा में पंचशील के प्रति दोबारा अपना विश्वास प्रकट किया। 18 अक्टूबर 1954 को नेहरू पीकिंग की यात्रा पर गए। इसके बाद 28 जनवरी 1956 से 10 जनवरी 1956 तक चाओ एन लाई भारत की यात्रा की। उन्होंने भारतीय संसद को संबोधित किया और बार बार भारत एवं चीन की मित्रता का उल्लेख किया। एक बार पुनः चीन के प्रधानमंत्री ने पंचशील के सिद्धांतों में विश्वास प्रकट करने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए शक्ति प्रयोग की निंदा की। इस प्रकार 1956 तक भारत एवं चीन के बीच उत्तम राजनयिक संबंध थे। इसी बीच तिब्बत के खंपा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चीन शासन के विरुद्ध विद्रोह खड़ा हो गया। 1959 तक चलता रहा। इस विद्रोह को दलाई लामा का समर्थन प्राप्त था।
चीनी सरकार ने कठोरता के साथ इस विद्रोह को कुचल डाला। 31 मार्च 1959 को दलाई लामा ने 8 व्यक्तियों के साथ भारत में राजनीतिक शरण ली। इसके पश्चात एक बड़ी संख्या में तिब्बती शरणार्थी भारत आए। इन सबको मसूरी में बसा दिया गया। चीन की सरकार ने शत्रुतापूर्ण कार्य बताया, यानी तिब्बत में जब विद्रोह हुआ, तिब्बत में अपने अधिकार त्याग दिए, किंतु तिब्बत में विद्रोह हो गया दलाई लामा के नेतृत्व में, तो चीनी सरकार ने उनको दबा दिया। अतः तिब्बती भागकर भारत आए और भारत में उन्हें बसा दिया गया। ये कैसी विडंबना है। अगर वह अपना अधिकार नहीं छोड़ता तो वह वहीं रहते और भारत में वहाँ पर आना जाना, डाक तार, कार्यालय सब कुछ खुला था और वह बीच का बफर स्टेट भी रहता। शरण ली। इसके पश्चात शरणार्थी मसूरी में बस गए। चीन की सरकार ने इसे शत्रुतापूर्ण बताया, यानी आपने हमारे विरोधियों को शरण क्यों दी, यह शत्रुतापूर्ण कार्य है। वस्तुतः इसी समय भारत और चीन के संबंध कुछ बिगड़ना प्रारंभ हो गए। इस संबंध में ज्ञातव्य है कि तिब्बतियों के धर्म गुरु करमाप्पा ने भारत में शरण ली थी। जिसकी पुष्टि 3 दिन बाद तिब्बती प्रशासन ने की। करमाप्पा को शरण देने के विरुद्ध चीन ने अपना रोष प्रकट किया और उसे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन माना, यानी पंचशील के सिद्धांतों का उल्लंघन माना कि आपने हमारे शत्रुओं को शरण दे रखी है। भारत चीन सीमा विवाद। दूसरी तरफ भारत और चीन के मध्य सीमा को लेकर कटु विवाद प्रारंभ हो चुका था। साम्यवादी चीन के नक्शे में भारत के बड़े भाग को चीन का अंग दिखाया गया। जब सरकार ने चीन का ध्यान इस ओर दिलाया तो यह कहकर मामला टाल दिया कि ये नक्शे कोमिंतांग सरकार के पुराने नक्शे हैं। चीन का नई सरकार को इतना समय नहीं मिला कि वह इसको उपयुक्त संशोधन कर सके। समय मिलते ही नक्शों को ठीक कर दिया जाएगा। 1954 में भारत एवं चीन के मध्य तिब्बत को लेकर समझौता हुआ तथा वार्ता हेतु चुने गए विषयों में सीमा विवाद कहीं का प्रश्न ही नहीं था। भारत ने यही समझ लिया कि समस्त विवाद हल हो चुका है, किंतु 17 जुलाई 1954 को चीन ने एक पत्र भारत पर आरोप लगाया कि भारत सेना ने बुझे नामक चीनी स्थान पर अवैध अधिकार कर लिया है। बुझे भारत में बड़ा होती के नाम से प्रसिद्ध था। चीन के विरोध पत्र का उत्तर देते हुए भारत सरकार ने लिखा कि यह स्थान भारतीय प्रदेश है और यहाँ भारतीय सीमा सुरक्षा सेना की चौकी है। 1954 में ही चीन ने सीमा के विभिन्न प्रदेशों में अपने सैनिक दस्ते और टुकड़ियां भेजना प्रारंभ की। 1959 में पत्र में चीनी सरकार ने लिखा कि भारत और चीन के मध्य कभी भी समस्याओं का निर्धारण नहीं हुआ है तथा सीमाएं चीन के विरुद्ध किए गए साम्राज्यवादी षड्यंत्र का परिणाम है। भारत ने पर चीन का आक्रमण, यानी सीमा विवाद को लेकर चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अक्टूबर 1962 में भारत पर साम्यवादी चीन ने बड़े पैमाने पर आक्रमण कर दिया। 12 जुलाई 1962 को लद्दाख में गलवान की घाटी की भारतीय चौकी को चीनियों ने अपने घेरे में ले लिया। 8 सितंबर को चीनी सेनाओं ने मैकमोहन रेखा पार करके भारतीय सीमाओं में प्रवेश किया। 1962 में चीनी सेनाओं ने उत्तरी पूर्वी सीमांत लद्दाख के मोर्चे पर एक साथ बड़े पैमाने पर आक्रमण किया। टिड्डी दल की भांति हुए भारतीय सैनिकों पर टूट पड़े। 1962 को चीन ने एकाएक अपनी ओर से एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दी, यानी आगे बढ़कर आक्रमण भी किया और युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी। चीन ने जीते हुए भारतीय प्रदेशों को खाली करना प्रारंभ कर दिया और भारत को कुछ स्थानीय साजो सामान को भी वापस कर दिया, यानी जो जीते हुए प्रदेश से वो सारे नहीं लौटाए और कुछ साजो सामान लौटा दिए। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के कारण वीपी दत्त के अनुसार चीन के भारत पर आक्रमण के 3 उद्देश्य: अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना, भारत को निर्बल प्रदर्शित करना, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपमानित करना भारत को। संक्षेप में चीन और भारत द्वारा आक्रमण के निम्नलिखित कारण थे। चीन विस्तारवादी नीति का प्रदर्शन करना चाहता था। चीन की इच्छा थी कि वह भारत को लोकतांत्रिक पद्धति से उन्नति करने में सफल न होने दे और उसे युद्ध का बोझ डाल दे। तिब्बत के प्रति भारतीय नीति से चीन नाराज था। दलाई लामा को शरण देने के कारण उससे भारत से रोष था। उसका उद्देश्य भारत को बदनाम करना था। एशिया में चीन को सर्वोच्च शक्ति बनाने की आकांक्षा तथा भारत को नीचा दिखाने की इच्छा, इसके लिए उन्होंने आक्रमण किया। चीन ने एक पक्षीय युद्ध विराम के कारण, यानी हाथों हाथ ही उसने युद्ध का विराम क्यों किया, उसके भी कारण थे। चीन ने एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा करके सबको स्तब्ध कर दिया। युद्ध बंद कर देने के कारणों के संबंध में बड़ा मतभेद है, फिर भी मोटे तौर से निम्नलिखित है। चीन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी सद्भावना प्रकट करना चाहता था कि चीन युद्ध प्रेमी नहीं बल्कि उसे बाध्य होकर युद्ध की लड़ाई लड़नी पड़ी थी। चीन को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफलता मिल गई। सैनिक दृष्टि से चीन ने भारत को हराकर भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया। भारत की निर्बलता जग जाहिर हो गई। सर्दी बढ़ जाने से सैनिकों के सामान पहुंचना के लंबे मार्ग पार करना कठिन होता जा रहा था।
जिससे चीन अधिक समय तक युद्ध जारी नहीं रख सकता था। भारत को अमेरिका और ब्रिटेन से भारी मात्रा में सैनिक सहायता प्राप्त भी होने लगी थी। सोवियत संघ चीन के इस आक्रमण को उचित नहीं ठहराया, यानी रूस ने यह आक्रमण उचित नहीं ठहराया। चीन की इस तथ्य से परिचित था कि भारत पर प्रभुत्व जमाना आसान नहीं है। वह केवल अपनी शक्ति प्रदर्शित करके एशिया में अपने नेतृत्व का दावा प्रमाणित करना चाहता था। इसलिए उसने युद्ध विराम कर दिया, क्योंकि युद्ध विराम नहीं करता तो अमेरिका और इंग्लैंड से सैनिक सहायता प्राप्त हो रही थी, रूस से भी उसको सपोर्ट मिल रहा था। भारत की पराजय के कारण, इस युद्ध में भारत की पराजय के कारण है भौगोलिक स्थिति से चीन की के पक्ष में थी। चीन तिब्बत के ऊंचे पठार पर चोटियों से आक्रमण करते थे, जबकि भारतीयों को निचली घाटियों से हिमालय की चोटियों पर चढ़कर अपने मोर्चे की रक्षा करने का कठिन काम करना पड़ा। चीनियों ने इस युद्ध की तैयारी बहुत पूर्व से कर रखी थी, जबकि भारत के लिए तैयार ही नहीं था। कोलंबो प्रस्ताव। भारत और चीन के इस युद्ध से एशिया और अफ्रीका के कुछ मित्र राष्ट्रों ने दोनों सीमा देशों के सीमा विवाद को हल करवाना चाहा। इन देशों में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में 1962 में एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में म्यांमार, कंबोडिया, श्रीलंका, गाना, इंडोनेशिया, यूएई, अरब गणराज्य के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत ने इन प्रस्तावों के कई बार स्पष्ट व्यक्त नहीं की। कोलंबो प्रस्ताव के 5 सूत्र इस प्रकार हैं। वर्तमान नियंत्रण रेखा चीन विवाद के समाधान का आधार मानी जाए, जिनमें पश्चिम क्षेत्र में चीन वर्तमान रेखा से 20 किलोमीटर पीछे अपनी सैनिक चौकियां हटा ले, जैसा कि चाउ एन लाई स्वयं नेहरू को अपने 21 तथा 23 नवंबर को पत्र में कह चुके थे। भारत इस क्षेत्र में अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखे। समस्या के अंतिम समाधान तक भारत और चीन इस क्षेत्र को भी सैन्यकृत रखे। इस क्षेत्र का निरीक्षण दोनों देशों के असैनिक अधिकारी करें। पूर्वी क्षेत्र में वर्तमान नियंत्रण रेखा को युद्ध विराम रेखा मानी जाए। मध्य क्षेत्र में सीमा का निश्चय शांतिपूर्ण साधनों से किया जाए। चीन इन प्रस्तावों की स्वीकृति से दोनों देशों के बीच परस्पर वार्ता द्वारा निर्णय ले। चीन पाकिस्तान युद्ध। 1962 में भारत चीन युद्ध को भी जो भी परिणाम समक्ष आए, उससे सबसे महत्वपूर्ण चीन और पाकिस्तान का संबंध रहा। पाकिस्तान ने भारत के अव्वल दर्जे की शत्रुता की हैसियत से चीन से हाथ मिलाया और काराकोरम क्षेत्र में चीन को स्थायी रूप से बसा दिया। पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर का लगभग 5180 वर्ग मील का भूभाग चीन को सौंप दिया। इसके बाद चीन और पाकिस्तान की दोस्ती बढ़ गई और प्रगाढ़ हो गई। चीन ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता दी। चीन के आणविक वैज्ञानिक पाकिस्तान के लिए क्वेटा अणु संयंत्र में काम करते थे। 1965 में चीनी सरकार ने भी भारत सरकार को अल्टीमेटम दिया कि बांग्लादेश संकट के समय चीन भारत को लगातार धमकियां दे रहा था। भारत और चीन की फौजें लगभग 50 वर्ष पहले 1967 ईस्वी में एक दूसरे पर आक्रोशित होकर हमला किया था। सिक्किम में यथास्थिति को छोड़ने की कोशिश करने के लिए पीएलए एवं भारतीय सेना ने पलटवार किया था। नाथुला 11 सितंबर, चोला 1 अक्टूबर को भारी गोलीबारी की गई थी, जिसमें पीएलए के 300 से ज़्यादा सैनिक मारे गए। जून 1986 में भारत और चीन जंग के करीब पहुंच गए, जब जनरल के सुंदर जी ने अरुणाचल प्रदेश में एक सड़क बनवाने वाली पीएलए की घुसपैठ को खिलाफ माउंटेन ब्रिगेड को हेलीकॉप्टर से लिफ्ट किया था। भारत चीन संबंध संवाद काल, यानी अब बातचीत का दौर प्रारंभ होता है। भारत में चीन सरकार के सत्तारूढ़ होने और चीन के माओवादी नेताओं द्वारा बागडोर संभाले जाने के बाद दोनों देशों ने विगत बातों को भूलकर नए सिरे से मधुर संबंध स्थापित करने की दिशा में प्रयास किए। अनेक कूटनीतिक माध्यमों से भारत को पीकिंग से इस बात का संकेत मिला कि वह भारत के साथ संबंध सुधारने के इच्छुक है। 1975 में टेबल टेनिस प्रतियोगिता कलकत्ता में हुई, जिसमें चीनी खिलाड़ियों का एक दल ने भाग लिया। 1978 में 1978 में वान पिंग नान के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय चीनी प्रतिनिधिमंडल भारत आया और व्यापार वाणिज्य प्रतिमंडलों का दौर हुआ। इसी बीच 1978 में 1 करोड़ 20 लाख का व्यापार हुआ। 1978 में चीन के कृषि वैज्ञानिकों ने भारत की यात्रा की और न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री वाजपेयी ने चीन विदेश मंत्री हुआ से भेंट की। 1978 में चीन की स्थापना की 29वीं वर्षगांठ पर उपराष्ट्रपति BD जत्ती उपस्थित थे। नवंबर 1978 में मृणालिनी साराभाई के नेतृत्व में भारतीय नृत्य मंडली का चीन में भव्य स्वागत हुआ। 1979 में प्रारंभ होने वाली अपनी चीन यात्रा को विदेश मंत्री वाजपेयी ने टोही विमान की संज्ञा दी। विदेश मंत्री वाजपेयी के अनुसार उनकी पीकिंग यात्रा का उद्देश्य लेन देन करना नहीं, अपितु यह जानना था कि इतने वर्षों में बिगड़े संबंध के बाद आज चीन में हवा क्या है। वाजपेयी की चीन
यात्रा की सीमा विवाद का हल नहीं ढूंढा जा सका क्योंकि यह पेचीदा मसला था। वाजपेयी को चीन आने का निमंत्रण देकर चीन ने जहां भारत को पुचकारने का प्रयास किया था, वहां यात्रा के समय वियतनाम पर आक्रमण के लिए चुनकर उसने भारत के परोक्ष धमकी दी। 1962 में आक्रमण की याद भी दिला दी। चीन ने 1979 को वियतनाम पर आक्रमण किए जाने से वाजपेयी अपनी चीनी यात्रा को अधूरी छोड़कर स्वदेश लौट आए। वाजपेयी की चीनी यात्रा से स्पष्ट हो गया कि जब तक सीमा विवाद मसले पर कश्मीर के संबंधित कुछ प्रश्नों का संतोषजनक समझौता नहीं हो जाता, तब तक चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से चीन के साथ फिर से बातचीत शुरू करने के कई कारण दिखाई देते हैं। चीन एक बड़ा पड़ोसी एशियाई देश है। उसके साथ सदा तनाव में बने रहने की स्थिति दोनों देशों के लिए अप्रिय और अहितकर है। अगर दोनों मिल बैठे तो विश्व राजनीति में एशिया का प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त तनाव की स्थिति में सैनिक तैयारियां पर जो व्यय होता है वह मेलजोल बनने से काफ़ी कम हो जाएगा। भारत की यह मांग है कि दुनिया में तनाव कम करने की दिशा में जो कार्रवाई हो रही है उसे तत्काल कारगर करनी होगी। उसमें चीन जैसे बड़े एशियाई देशों को यथास्थान नहीं दिया जाएगा। जब तक अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में चीन को यथास्थान दिलाने का पक्षधर है तो वह स्वयं चीन से मुंह फेर खड़े रहना उसका प्रत्यक्ष असंगत होगा। चीन भारत की और दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए अनेक आंतरिक और बाह्य कारणों से विवश है। चीन में ऐसा असर अक्सर दिखाई दिया कि पुराने माओवादी रवैये से हटकर नए विकल्पों को आजमाया जाए। इस संदर्भ में चीन ने अपनी विदेश नीति के क्षेत्र में भी पुनर्विचार करना आवश्यक समझा। चीन जानता है कि भारत प्रभावी क्षेत्र की राजनीति और महाशक्तियों के प्रसार का विरोधी है। इसलिए भारत के साथ मिलकर ही एक सक्षम एशियाई व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सकता है, जिससे कि एशिया की बड़ी शक्तियों के प्रसार और प्रतिस्पर्धा को रोका जा सकता है। इसलिए भारत के साथ संबंधों को सुधारने की कार्रवाई चीन के राष्ट्र हित में है। मार्शल टीटो की अंत्येष्टि के अवसर पर श्रीमती गांधी ने चीन के विदेश मंत्री हुआ फेंग से वार्ता की। फेंग ने 1981 में भारत की यात्रा की और सीमा विवाद सहित सभी प्रकार के संबंधों को सामान्यकरण हेतु वे वार्ता के लिए राजी किया। चीन सरकार ने भारतीय यात्रियों को मानसरोवर कैलाश पर्वत जाने की अनुमति दे दी। भारत को चीन में विवादों का समाधान के लिए कुल मिलाकर वार्ताओं के 8 दौर हुए, जिनमें दोनों पक्षों ने विश्वास प्रकट किया कि 40 करोड़ रुपए के आसपास व्यापार में कई गुना वृद्धि की गुंजाइश है। भारत में आयोजित एशियाई खेलों में चीन दलों ने भाग लिया। 1980 में चीन की ओर से यह बात अवश्य सामने आई थी कि लद्दाख में अक्सई चीन के द्वारा छीन लिए गए 47,000 वर्ग मीटर भूमि को भारत चीन का अधिकार मान ले तो चीनी पूर्वी क्षेत्रों में मैकमोहन रेखा को स्वीकार कर लेगा। उसके बाद तत्कालीन जब संयुक्त राष्ट्र संघ नियंत्रण जनसंख्या सम्मेलन ने भारत में संसदीय प्रतिनिधि मंडल में अरुणाचल प्रदेश के स्पीकर का नाम शामिल किया गया तो चीन ने इनकार कर दिया। बाद में उन्हें वीसा दे दिया गया। इसके बाद भारत चीनी वार्ता के पहले और दूसरे दौर संपन्न हुए, लेकिन दिसंबर 1982 में 9 एशियाई खेलों के समापन पर चीन पुनः तहलका मचा दिया कि समापन समारोह में अरुणाचल प्रदेश के नर्तक दल क्यों नहीं सम्मिलित किए गए। इस बार भारत के विरोध का भी चीन ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। भारत ने इस अवसर पर 11 दिसंबर 1982 को कोट्टी समारोह में जाने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल की यात्रा भी रद्द कर दी। यह उल्लेखनीय है कि चीन द्वारा पूर्व में मैकमोहन रेखा को स्वीकार करने का मतलब यही निकलता है कि नेफा अर्थात अरुणाचल में वह भारत का दावा को मानते हैं। स्मरण रहे कि 1962 में चीन ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था और अपना दावा बताया था। भारत ने उसके बाद 1972 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दे दिया। यदि चीन मैकमोहन रेखा स्वीकार करने को तैयार है तो अरुणाचल के प्रश्न को लेकर बार बार क्यों तूफान मचा रहा है। इधर भारत के लिए स्थिति बुरी थी। 1982 में प्रकाशित चीनी मानचित्रों में भी उन सभी भारतीय प्रदेशों को चीनी बताया गया जिनका चीन पर निराधार दावा करता है। इस क्रम में सिक्किम भी वह भारतीय प्रदेश नहीं मानता। चीन सिक्किम कश्मीर व सीमा विवाद पर अपनी पूर्व नीति बदले बिना भारत से संबंध सुधारना चाहता है। इस प्रक्रिया में कहीं भी प्रतिबद्ध नहीं होना चाहता। दोनों देशों के बीच 19 जुलाई 1986 को बीजिंग में वार्ता का 7वां दौर चला। इस वार्ता में चीन ने भारतीय सीमा में की गई घुसपैठ पर चिंता जाहिर की। वह विदेश मंत्री के.आर. नारायण ने राज्यसभा में बताया कि चीन ने भारतीय क्षेत्र सुमुद्रोंग चू घाटी
में एक हेलीपैड का निर्माण किया है। कुछ हेलीकॉप्टर को वहां आकर रुके हैं। चीन ने जिन स्थानों पर आक्रमण कर रखा है वहां झोपड़ियां आदि बनाने की गतिविधियां जारी है। नारायणन ने स्पष्ट किया कि वार्ता के स्वार्था दौर में दोनों देशों की सीमाओं के संबंध में जो गतिरोध है उनमें बहुत कम प्रगति हुई है। चीन ने न्यूनाधिक तौर पर यह तो स्वीकार कर लिया कि मैकमोहन रेखा वास्तविक नियंत्रण रेखा है, किंतु भारत का कथन है कि यह रेखा दोनों देशों के बीच सीमा रेखा है। यानी रेखा तो मान लिया, किंतु यह सीमा रेखा है यह नहीं मान रहा। 20 फरवरी 1987 को भारत ने जब अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ का 24वां राज्य घोषित किया तो चीनी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि भारत की इस कार्रवाई से चीन की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुता का उल्लंघन है। यानी अरुणाचल प्रदेश भारत का है और उसे राज्य घोषित किया तो चीन को मिर्ची लग गई कि नहीं, वो तो चीन का हिस्सा है। दूसरी तरफ भारत चीन के इस विरोध को भारत ने घरेलू मामले में हस्तक्षेप की संज्ञा दी। भारत व चीन के बीच सीमा वार्ता का 8वां दौर 1987 में नई दिल्ली में समाप्त हुआ। वार्ता समाप्त होने के बाद विज्ञप्ति जारी की गई, कहा कि यह सीमा का प्रश्न के संबंध है, दोनों पक्षों के बीच यथास्थिति बनी हुई है। पूर्व की भांति दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि इस समस्या का हल शांति से किया जाए, कोई ऐसा कार्य न करे जिससे दोनों के बीच तनाव उत्पन्न हो। अगला है प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की चीनी यात्रा और सीमा विवाद। 1981 में भारत को प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 5 दिन के लिए चीन की यात्रा की। 34 वर्ष में भारत की किसी प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा थी। राजीव गांधी को चीन के राष्ट्रपति यांग शांगकून, चीन के प्रधानमंत्री लिंग पेंग, चीन के शीर्ष नेता शियांग पिंग से लंबी बातचीत हुई। डेंग ने प्रधानमंत्री गांधी से कहा कि आपकी बीजिंग यात्रा से अब हमें अतीत भूलकर आपसी बातचीत संबंधों को बातचीत की एक नई शुरुआत देनी चाहिए। राजीव गांधी के अनुसार हमने चीन के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से शुरू करके मैत्री को सुदृढ़ करने का निश्चय किया है। प्रधानमंत्री गांधी की चीन यात्रा की एक बड़ी उपलब्धि आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी व सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त आयोग का गठन। इससे भारत चीन संबंधों के सुधार का एक नया महत्वपूर्ण कदम माना गया। दोनों देशों के बीच एक संयुक्त समिति भी गठित की गई जिसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग की भावना का पता लगाएगी। यानी दोनों देशों को भी सहयोग का पता लगाएगी। दोनों के बीच नागरिक उड्डयन सेवा एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उच्च स्तरीय सहयोग व सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए कतिपय समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। एक सेकेंड। किए गए। अगला है चीन प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। 1991 को चीन के प्रधानमंत्री ली फंग एवं उच्च स्तरीय दल के 6 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली आए। 31 वर्षों बाद भारत में आने वाले प्रथम चीन प्रधानमंत्री थे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 3 समझौते हुए। संघाई तथा मुंबई में वाणिज्य दूतावास खोले जाएंगे। दोनों देशों के बीच सीमा व्यापार शुरू होगा। चीन व भारत अंतरिक्ष अनुसंधान, विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में सहयोग करेंगे। यानी 3 बातें महत्वपूर्ण थी। संघाई और मुंबई में वित्तीय वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा और दोनों देशों के बाद थल मार्ग से व्यापार होगा। तीसरा, दोनों अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान, तकनीकी, विज्ञान के में पारस्परिक सहयोग देंगे। सीमा संबंधी प्रश्न पर चीन और भारत ने इस बात की आवश्यकता दोहराई कि इस प्रश्न को शीघ्र ही और परस्पर स्वीकार्य समाधान ढूंढा जाए। जब तक कोई अंतिम समाधान नहीं ढूंढ लिया जाता तब तक सीमावर्ती क्षेत्रों का तनाव मुक्त रखा जाए। तिब्बत के मसले पर चीन के प्रधानमंत्री ने कहा कि चीन दलाई लामा के साथ तिब्बत में स्वतंत्रता के मसले को छोड़कर शेष सभी मसलों पर बातचीत करने को तैयार है। भारत ने अपनी चिरस्थायी और सतत स्थिति को दोहराया। तिब्बत चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र है और तिब्बत के लोग को भारत में चीन विरोधी राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति नहीं देगा। यानी चीन के लोग, ये तिब्बत के लोग अगर भारत में जो गतिविधियां करते हैं उनके विरोध में, तो वह उनकी अनुमति प्रदान नहीं करेगा। राष्ट्रपति वेंकट रमन की चीनी यात्रा। 1992 को भारत के राष्ट्रपति आर वेंकट रमन चीन के राष्ट्रपति यांग शांगकून के नियंत्रण पर 6 दिन की यात्रा पर चीन गए। वेंकट रमन पहले राष्ट्राध्यक्ष थे जो चीन की यात्रा पर गए। यह यात्रा इस बात का प्रमाण है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत चीन संबंध धीरे धीरे सुधर रहा है। उल्लेखनीय है कि चीन के राष्ट्रपति श्री यांग ने श्री वेंकट रमन से बातचीत के दौरान हिंदी चीनी भाई भाई युग की याद दिलाई और भारतीय राष्ट्रपति को आश्वासन दिया कि चीन गहरी और अटूट मित्रता निभाएगा। यांग ने राष्ट्रपति वेंकट रमन की यात्रा को बड़ी उपलब्धि बताया।
नेक्स्ट, पीवी नरसिंह राव की चीनी यात्रा। 1993 में पीवी नरसिंह राव की चीनी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों की रचनात्मक प्रवृत्ति को बल दिया। यात्रा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत चीनी सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और अमन बनाए रखने के संबंध में हुआ समझौता है। यह एक ऐसा समझौता है जिससे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और समरसत्ता को सुनिश्चित करने की रूपरेखा निर्धारित थी। इसके अंतर्गत भारत और चीन इस बात को पर सहमत हो गए कि वे सीमा का सवाल के संबंध में अपनी परिस्थितियों को किसी तरह प्रभावित किए बिना वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखेंगे। इस समझौते को कार्यान्वित करने के संबंध में गठित संयुक्त कार्य दल की सहायता करने के लिए जो भारत चीन विशेषज्ञ दल गठित किया गया, उसकी पहली बैठक 1994 में दिल्ली में हुई। ऐसा माना जाता है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने में चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाने में मदद मिलेगी। चीन में भारत महोत्सव। 1994 में चीन में भारत महोत्सव आयोजित हुआ। यह चीन में होने वाले किसी विदेशी राष्ट्र का पहला महोत्सव है, यानी 1994 में चीन में भारत महोत्सव मनाया गया था। चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन की भारत यात्रा, यानी अभी तक 1962 के बाद भारत और चीन ने वापस अपने स्तर पर आने की बात कही। व्यापारिक क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में बढ़ावा देने की बात जारी रखी। चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने 1996 में 1996 में भारत यात्रा उच्चतम स्तर पर प्रारंभ की। चीनी राष्ट्रपति की इस यात्रा की उल्लेखनीय उपलब्धि भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा एवं सैन्य क्षेत्रों में विश्वासवर्धक उपायों के संबद्ध संधि संपन्न करना है। इसके अतिरिक्त दोनों देशों ने 3 अन्य समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इनमें से एक समझौता जून 1997 में हांगकांग पर यह ब्रिटेन का एक पट्टा समाप्त होने के बाद भारतीय वाणिज्य दूतावास को बनाए रखने के बारे में था। हवाई सेवा हेतु भारत और चीन में समझौता। भारत व चीन ने एक द्विपक्षीय विमान समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों के बीच सीधी विमान सेवा प्रारंभ हो जाएगी। समझौते के अंतर्गत दोनों देश अधिकतम 2 विमान सेवा कंपनियों को दोनों देशों के मध्य विमान सेवा उपलब्ध कराने को अधिकृत करेंगे। किसी भी किस्म के विमान से सप्ताह में अधिकतम 2 उड़ानें की जा सकेंगी, यानी किसी भी विमान से सप्ताह में 2 उड़ानें की जा सकेगी। अब आगे का जो अध्ययन करेंगे वो अगले वाली क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही। आपको इसमें मैंने भारत और चीन के मध्य जो संबंध बताए हैं, दोनों के मध्य किस प्रकार हुए, पहला प्रमोद का काल, फिर टकराव और तनाव का काल, तीसरा संवाद का काल जो चल रहा है, इसको हम अगली क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे। और भारत चीन के मध्य किस किस बात को लेकर झगड़े हुए, इनका भी हमने विस्तृत विवेचना की। इस क्लास में इतना ही। इसके अगली क्लास में इसका अगला भाग कंटिन्यू रखेंगे। आप भी इन चीज़ों को कंटिन्यू रखना। भारत चीन संबंध। थैंक यू।